This conference will now be recorded. Yeah. ओके सो यहाँ पे अपने पास एक्टिव डायरेक्टरी मैनेजमेंट से रिलेटेड 4 से 5 ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं। दीज ऑल ऑप्शंस व्हिच इज मैनेज्ड बाय द ऑन प्रीमाइसेस एटी। इसमें से जितनी भी सर्विसेज हैं वो सभी आपकी ऑन प्रीमाइसेस से मैनेज की जाती हैं। द फर्स्ट वन इज हम्म, फेडरेशन सर्विसेज, जो एडीसीएस की हेल्प से, एडीसीएस सर्विस की हेल्प से वी आर एबल टू कंट्रोल एंड सिक्योर आवर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए फेडरेशन सर्विसेज का इस्तेमाल करेंगे। सीमलेस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, इसका प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। एंड पास थ्रू, सो पास थ्रू जो हमने पासवर्ड हैश के बारे में बात की थी ना, पासवर्ड हैश एंड पास थ्रू हम्म, बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। कॉन्सेप्ट क्या होता है पास थ्रू का, कि जो चेंजेस आप अपने ऑन प्रोमाइसिस मशीन पे करेंगे, जो भी पासवर्ड आप ऑन प्रोमाइसिस पे चेंज करेंगे, इट विल बी रिफ्लेक्ट टू आवर एज्योर पोर्टल। उसका डायरेक्टली इंपैक्ट हमारे एज्योर पोर्टल के यूजर्स पे होगा। ठीक है। ओके। एंड सर्टिफिकेट बेस्ड ऑथेंटिकेशन, ये लेटेस्ट सर्विस जो है एज्योर ने ऐड कर रखी है अपने एडी के केस में। अगर आप किसी भी ऑथेंटिकेशन के लिए, किसी भी पोर्टल ऑथेंटिकेशन के लिए सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करेंगे तो यू कैन प्रोसीड विद दैट। एंड ईमेल एज अल्टरनेट लॉगिन आईडी, तो अगर आपके पास मींस इफ अवर यूजर फॉरगेट द यूजर नेम एंड पासवर्ड, तो आप कोई एक अल्टरनेट ईमेल आईडी सेटअप कर सकते हैं टू एक्सेस। ओके। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, एसएसओ यहाँ पे एक्टिवेट है, बट यहाँ से कोई भी चीज आपको जो डिसेबल दिखाई पड़ रही है, यहाँ से कोई भी ऑप्शन आपको इनेबल करने का नहीं मिलेगा। वी जस्ट नीड टू बैक टू आवर ऑन प्रोमाइसेस। और लेट मी इन्फॉर्म यू अबाउट द नंबर ऑफ यूजर्स दैट वी सिंक्रोनाइज। तो कुछ यूजर यहाँ पे अपने पास है, ये अपने पास ऑन प्रोमाइसेस मशीन है। क्लाउड यूजर, जीसीपी यूजर, राज यूजर, टेलनेट यूजर। जहाँ पे यस दिखाई पड़ रहा है डायरेक्टरी सिंक्रोनाइजेशन में, जो यस दिखाई पड़ रहा है ना, these all हम्म, users from on premises, ये हमारे लोकल से आ रहे हैं। ठीक है। ओके। एंड बैक बैक टू द ऑन प्रीमाइसेस 80, दिस इज आवर सर्वर 2016 जो हमने हाइब्रिड के लिए बनाया था। आप इसको क्लिक करेंगे एंड ओपन करेंगे टू कॉन्फ़िगर द एसएसओ एंड पासवर्ड हैश, पासवर्ड राइट बैक। किसी भी सर्विस के लिए आपको ये मैनुअली सेटअप करना। ओपन एजर एडी कनेक्ट टूल जो आपने इंस्टॉल किया था सिंक्रोनाइजेशन पर्पस के लिए, we will use same tools to modify the other services like SSO and ADFS. It look like this. आप configure पे क्लिक करेंगे and we are able to find n number of options are available. SSO से स्टार्ट करते हैं। SSO which is a part of user change users sign in policy, इस पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, प्रोवाइड द यूजर नेम एंड पासवर्ड, दिस इज अवर ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट, ये हमारा ग्लोबल एडमिन है। ऑथेंटिकेशन के लिए पहले आप ग्लोबल एडमिन का पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे एंड आफ्टर दैट यू हैव टू प्रोवाइड लोकल एक्टिव डायरेक्टरी यूजर अकाउंट, जो भी हमारा लोकल एडी का है। अब देखिए यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपको इमीडिएटली हाईलाइट हो गए। पास थ्रू ऑथेंटिकेशन भी है यहाँ पे, फेडरेशन भी है यहाँ पे। फेडरेशन डू नॉट कॉन्फ़िगर, इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। और यहाँ पे इनेबल सिंगल साइन इन ऑन। ठीक है। अगर आप इसको चेक मार्क करते हैं ना, तो आपका ये जो डोमेन कंट्रोलर है ना, इट विल बी ऑटोमेटिक एक्टिवेट द सिंगल साइन ऑन फॉर एवरी यूजर्स जो हमारे आईडी में अवेलेबल। ओके। ठीक है। नेक्स्ट किया हम्म, एंड प्रोसीड फॉर नेक्स्ट। कॉन्फ़िगर, डन। ज्यादा कुछ इसमें टास्क है नहीं, वी जस्ट नीड टू एक्टिवेट, वी जस्ट नीड टू इनेबल एसएसओ एंड ओके कर देंगे एंड क्लोज। नाउ अब इससे बेनिफिट क्या होगा कि जो आपका डोमेन कंट्रोलर है, फॉर एग्जांपल दिस इज आवर डोमेन कंट्रोलर जो हमने सर्वर 2016 पे इस्टेब्लिश कर रखा है। ठीक है। दिस इज आवर gloopcreation.com डोमेन मशीन। इफ यू हैव अ मल्टीपल क्लाइंट मशीन लाइक these all are the client computer, अगर यहाँ पे हमने क्लाइंट पीसी को ऐड कर रखा है
all are connected to each other. यहाँ पे हमें एक ही डोमेन कंट्रोलर से सभी क्लाइंट्स को एक्सेस कर रखा है. देन जो यूजर आप क्रिएट करेंगे, फॉर एग्जांपल वी क्रिएटेड अ वन यूजर विद नेम ऑफ टेलनेट. आप इस टेलनेट यूजर को अपने किसी भी डोमेन मेंबर से किसी भी क्लाइंट मशीन से लॉगिन करा सकते हैं. प्लस अगर आपने एसएसओ कॉन्फ़िगर कर रखा है, मींस सेम डोमेन को आपने एज्यूर एडी से कनेक्ट कर रखा है, सेम यूजर हमारा जो है एज्यूर एडी से ज्वाइन हुआ है, ठीक है. एंड द सेम एज्यूर एडी ऑफिस 365 के पोर्टल पे E3 लाइसेंस दे रखा है. देन जब भी आप इस टेलनेट यूजर को लॉगिन करेंगे ना और ऑफिस के कोई भी पैकेज को ओपन करेंगे, नो नीड टू प्रोवाइड पासवर्ड. Okay. अगर इसके पास आपने लाइसेंस दे रखा है और आप सेम मशीन से लॉगिन कर रहे हैं अपने ऑफिस 365 पोर्टल को, जिस यूजर से आपने लॉगिन किया है सेम यूजर आपका आईडी पे है, तो इस केस में किसी भी एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए पासवर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. दिस इज द एक्चुअल यूसेज ऑफ एसएसओ. इस टास्क को हम एसएसओ बोल सकते हैं, इस पूरे इन्वायरमेंट. डन. Okay. Done. And what is service bus? Because somewhere I read this. Okay, so when we use the service bus, the costing is higher or something like that in Azure. नहीं, सर्विस बस दो चीज. Service bus, in case of Azure AD, I think we have already discussed it. If we talk about Azure AD protocols, ठीक है. Mm-hmm. अगर हम AD protocols की बात करें, so in case of Azure Active Directory, एक तो अपने पास है सर्विस बस एंड HTTPS. ये दो प्रोटोकॉल्स हैं जो हेल्प करते हैं टू सिंक्रोनाइज द यूजर्स फ्रॉम ऑन प्रीमाइसेस टू Azure Active Directory. These two different Okay. users are responsible to synchronize the user. Plus दूसरा प्रोटोकॉल्स काम करते हैं, दूसरे जो प्रोटोकॉल है which is I hope you are aware from Kerberos. Kerberos protocol responsible to synchronize the password. It will help you to synchronize the password. इसका काम है यूजर को सिंक्रोनाइज करना. Kerberos का काम है आपके पासवर्ड को श्रिंक करना पासवर्ड हैश के जरिए. क्लियर? Okay. Clear. ठीक है. तो सर्विस बस एंड HTTPS is a type of protocol which is responsible to synchronize the objects from on-premises domain controller to Azure Active Directory service. Okay. Fine. Yeah. नेक्स्ट, ये तो Azure AD के अंदर की सर्विसेज की बात हो गई. अगर हम आगे इसमें थोड़ा सा प्रोसीड करते हैं ना, तो पासवर्ड हैश पासवर्ड राइट बैक की बात कर रहे थे कि पासवर्ड हैश राइट बैक वगैरह ऑप्शन कहाँ पे दिखता है, राइट? Right. Again we So just need to go one through. more thing. So once we enable the SSO, right? This one. Mhm. So how can we add the application or anything without access this application? So how can you assign this one? Because After one activate user is the created and SSO, yeah, SSO is enabled right now, right? So now I want to use this user in one of the application to without authentication. So login. how can we use this one? Okay. So what you need to do, as we know that जब हम यहाँ पे अपने ऑफिस Azure पोर्टल की बात करते हैं ना, तो ओवर Azure Mhm. पोर्टल
ये सभी यूजर्स आपके पास हैं. दिस यूजर्स आर फुल्ली कॉन्फ़िगर्ड थ्रू द एसएसओ. मतलब इन यूजर आईडी पासवर्ड पासवर्ड देने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. दे आर एबल टू एक्सेस द एप्लीकेशन सर्विसेज. तो अब आपको अगर सर्विसेज प्रोवाइड करनी है तो सर्विसेज आर अवेलेबल ऑन ऑफिस 365. दिस इज अवर ऑफिस 365 पोर्टल. उसी लॉग यूजर से हमने लॉगिन किया है, जिस यूजर से हमने एज्योर पोर्टल लॉगिन किया, सेम यूजर से हमने अपने ऑफिस 365 पोर्टल को लॉगिन कर लिया. एंड ओपन एडमिनिस्ट्रेटर पैनल और यहाँ पे एक्टिव यूजर्स पे जाएंगे. अंडर द एक्टिव यूजर वो आपको सभी यूजर्स मिल जाएंगे जो यूजर्स आपने सिंक्रोनाइज किए हैं. तो चलिए टेलनेट की बात Okay. कर लेते हैं. दिस इज आवर टेलनेट यूजर. लॉगिन किया हमने, टेलनेट यूजर को क्लिक किया, लाइसेंसेस एंड एप्लीकेशंस पे गए और आपको यहाँ पे F3 लाइसेंस असाइन कर देना. Okay. सेव करेंगे. अब ये जो टेलनेट यूजर है ना, इस यूजर पे आपको मेलिंग की सारी सर्विसेज मिल गई. अगर आप Okay. इस मेल आईडी को कॉपी करते हैं, यहाँ पे हमने टेलनेट को कॉपी किया जो कि हमारा ऑन प्रोमाइसिस का यूजर है, इसको हमने कॉपी किया, किसी दूसरे ब्राउजर को ओपन किया, portal.office.com. नाउ वी आर एबल टू फाइंड एन नंबर ऑफ सर्विसेज आर अवेलेबल. जो भी आपके लाइसेंस में होगा, जो भी प्रोडक्ट आपके लाइसेंस में होंगे, वो सभी प्रोडक्ट आपको Mhm. इमीडिएटली यहाँ पे दिख जाएंगे. आउटलुक हो गया, टीम्स हो गया, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी. ठीक है. Okay. अब जिस मशीन से हमने लॉगिन किया है ना, उसमें यूजर आईडी पासवर्ड देने की जरूरत पड़ी. ओनली द Hmm. रीजन ऑफ ये हमारा बेस मशीन है और आवर बेस मशीन इज sys डॉट cpl. है और हमारा जो बेस मशीन है विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ डोमेन कंट्रोलर, ये अभी भी हमारा मशीन किसमें है, विच इज अवेलेबल इन वर्क ग्रुप. Okay. व्हाट इज व्हाट आई एम सेइंग. अगर हमने इसको उठा करके डोमेन का मेंबर बना दिया, globeCreation.com का मेंबर बना दिया और हम कोई भी ब्राउजर ओपन करते हैं, ठीक है, कोई भी ब्राउजर ओपन करते हैं तो हमें पासवर्ड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इज इट ओके? Okay. Got it. Yeah. Yeah. आपको सिर्फ आउटलुक पे ये नेम देना पड़ेगा, आईडी तो देनी पड़ेगी हमें. वी जस्ट नीड टू प्रोवाइड द Mhm. आईडी. और आईडी जैसे ही प्रोवाइड करेंगे, इंटर करेंगे, एक बार सेव हो जाएगी तो दोबारा जब आप पोर्टल ओपन करेंगे ना, तो इमीडिएटली वो आपके उसी पेज पे लॉगिन करेगा, ओनली बिकॉज ऑफ एसएसओ. मैं आपको एक लाइव प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ. Mhm. जैसे मेरा ये सिस्टम है, मेरे ऑफिस की वेबसाइट से, ऑफिस के डोमेन से जुड़ा हुआ है. ठीक है. अब यहाँ पे अगर Okay. मुझे ऑफिस की मेल आईडी ओपन करनी होती है तो आई एम जस्ट गोइंग टू टाइप द आउटलुक. ठीक है. ये डायरेक्टली मेरे ऑफिस की मेल आईडी को लॉगिन कर देता है, ना कोई यूजर नेम ना कोई पासवर्ड. ये डायरेक्टली मेरे ऑफिस के आईडी से लॉगिन करा देता है, ओनली Mhm. बिकॉज ऑफ एस. Okay. ठीक है. तो Got एज it. इट इज, ऑफिस में जितने भी वर्क स्टेशन हमने दे रखे हैं अपने एम्प्लॉयज को, उन सभी मशीनों पे एसएसओ ऑलरेडी कॉन्फ़िगर किया गया है, ताकि थोड़ा सा टाइम सेव किया जा सके, बचाया जा सके. दोनों तरफ से, कस्टमर का भी, मीन सॉरी क्लाइंट का भी, और जो बैकएंड की टीम है आईटी की, उनका भी टाइमिंग थोड़ा सा हम सेव कर सके. इज दैट क्लियर? Okay. Yes. ठीक है. ये हो गया अपने पास कॉन्सेप्ट. एंड एडी के अंदर और हमने क्या क्या डिस्कस किया था, लेट मी नो. पासवर्ड पासवर्ड रीराइट वाला जो आपने ऑप्शन बताया था कि पासवर्ड if पासवर्ड we want to change the password in Azure portal, it's automatically going to sync in AD as well. ओके. सो उसके लिए भी जो परफॉर्म द सिंगल टास्क, सेम बैकएंड पे आ जाते हैं. यहाँ पे बैकएंड से ही सारी एक्टिविटी होगी. और बैकएंड पे हमें क्या करना है, वी जस्ट नीड टू ओपन अवर एज रेडी कनेक्ट टूल जो इंस्टॉल किया था. कॉन्फ़िगर पे जाएंगे. इस बार आपको क्लिक करना है कस्टमाइज सिंक्रोनाइजेशन ऑप्शन पे.
सेम प्रोसीजर रहेगा। यहाँ पे आप पासवर्ड देंगे अपने ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट का। ठीक है, दिस इज द पैनल। अब देखिए यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं, एंड एज पर द रिक्वायरमेंट वी कैन प्रोसीड विद एनी। आप यहाँ पे पासवर्ड हैश तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि पासवर्ड हैश नहीं रहेगा तो आपको फिर से दोबारा हर एक यूजर के ऊपर पासवर्ड कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। यू हैव ऑप्शन टू हम्म, अनचेक इट, अगर आपको लगता है कि नहीं आपके पास इनफ टाइम है, या इन लोकल आईटी के पास इनफ टाइम है और वो अपने यूजर्स को, जो भी यूजर सिंक्रोनाइज हुए हैं, उनके पासवर्ड को क्लाउड से रीसेट करना चाहते हैं, क्लाउड पे चेंज करके भेजना चाहते हैं, क्लाउड का अलग ऑन प्रोमाइसेस का अलग, तो आप इसको अनचेक कर सकते हैं, लेकिन कोई भी इतना टाइम वेस्ट नहीं करेगा। हम लोग इन दोनों सर्विस को एक्टिवेट करके रखते हैं, पासवर्ड हैश को और ओके। पासवर्ड राइट बैक। क्लियर? हम्म, तो मीनिंग क्या होती है पासवर्ड हैश और पासवर्ड राइट बैक की? पासवर्ड हैश क्या करता है, लोकल के यूजर को, ठीक है, ऑन प्रोमाइसेस के यूजर को सिंक्रोनाइज करता है एज्यूर के पोर्टल पे, लोकल के यूजर पासवर्ड को एज्यूर एडी के साथ सिंक्रोनाइज करता है, और राइट बैक करता है एज्यूर एडी का पासवर्ड अगर आप चेंज करते हैं तो लोकल पे सिंक्रोनाइज करेगा। दैट्स इट, दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ ओके, दीज टू। इफ क्लियर? गॉट इट। हम्म, ठीक है, तो ये केवल आपको चेक मार्क करना पड़ेगा, दैट्स इट। ओके, ठीक है, ड्यू टू सिक्योरिटी कोशिश की जाती है कि अगर आपको हार्डवेयर का एक्सेस है, हार्डवेयर इन द सेंस डोमेन का प्रॉपर एक्सेस है ना, तो आप इसको अनचेक नहीं करेंगे। अगर आपका डोमेन ओके, ऑफिस में और आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो आप इसको चेक मार्क करेंगे, ताकि डोमेन को आप एज्यूर पोर्टल के थ्रू, डोमेन के यूजर को एज्यूर पोर्टल के थ्रू मेंटेन कर सकें, कॉन्फ़िगर। गॉट। देन जस्ट नीड टू सेलेक्ट डन। नेक्स्ट, नेक्स्ट करके इसको हम कर देंगे फिनिश, एंड यू आर एबल टू कॉन्फ़िगर द पासवर्ड फ्रॉम एज्यूर पोर्टल टू ऑन प्रोमाइसेस। दिस इज द एक्चुअल मीनिंग। ओके, ठीक है, तो ये अपने पास टास्क हो गया। कस्टम यूजर, कस्टम डोमेन हमने देख ही लिया था, एडीएफएस के बारे में बात कर ली। कस्टम डोमेन कस्टम देख लेते, यूजर, करेक्ट। कस्टम यूजर सिंक्रोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, लेट मी शो यू द मीनिंग ऑफ कस्टम यूजर सिंक्रोनाइजेशन। जैसे ये हमारा डोमेन कंट्रोलर है dsa.msc, और यहाँ पे ग्रुप क्रिएशन नाम का डोमेन हमने तैयार किया था। यूजर्स में गए, क्लाउड यूजर है, जीसीपी यूजर है, राज यूजर है, टेलनेट यूजर है। ठीक है, ये चार हम्म, यूजर हमने तैयार कर रखा है, एंड वी डोंट वांट टू सिंक्रोनाइज ओके। ऑल द यूजर। हमें इसमें से हम्म, टेलनेट और राज को सिंक्रोनाइज नहीं करना है। आई डोंट वांट टू सिंक्रोनाइज दीज टू डिफरेंट यूजर। बाकी के जो जीसीपी यूजर है, क्लाउड यूजर है, इन दोनों यूजर को सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं। ठीक है, ओके। सो व्हाट यू नीड टू डू, आपके सिस्टम में लोकल आईडी में, लोकल एडी में एक फोल्डर रहता है विच इज अवेलेबल इन एडवांस फीचर, जिसको हम बोलते हैं लॉस्ट एंड फाउंड ओयू के नाम से। ठीक है, हम्म, जो यूजर आपके लॉस्ट एंड फाउंड में आपने ट्रांसफर कर दिए, वो यूजर आपके सिंक्रोनाइज नहीं होंगे। ओके। ठीक है, अगर हम यहाँ पे अपने इस यूजर को, टेलनेट यूजर को हमने क्या किया, मूव करा दिया कहाँ पे, लॉस्ट एंड फाउंड में। हम्म, राज यूजर को हमने मूव करा दिया लॉस्ट एंड फाउंड में। ठीक है, तो अब अपने पास जीसीपी बचा और क्लाउड बचा। क्लाउड बचा। ठीक है, और लास्ट एंड फाउंड में हमने चार यूजर ट्रांसफर कर चुके हैं अभी। कैंसिल करेंगे इसको, क्लाउड, जीसीपी, राज, टेलनेट। और अब अगर दोबारा हम सिंक्रोनाइज करेंगे तो ये दोनों यूजर गायब हो जाएंगे, क्योंकि आपने लॉस्ट एंड फाउंड में इसको ट्रांसफर कर दिया। बैक टू द ऑन प्रोमाइसेस, ओके, प्रीवियस पे क्लिक करेंगे, अगेन, अगेन। ये वो पैनल है जहां से आप कस्टमाइज यूजर को सिंक्रोनाइज करने का ऑप्शन है। आप हम्म, यहाँ पे ऑल सिंक्रोनाइज है, आप इसको क्लिक करिए, एक्सप्लोर करिए इसको। अब देखिए लॉस्ट एंड फाउंड ऑटोमेटिक अनचेक है। अनचेक है। इट मीन्स दैट इस ओयू के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सिंक्रोनाइज नहीं करना चाहते आप।
ठीक है, कोई इशू नहीं, नेक्स्ट करिए आप, नो नीड टू डू एनीथिंग, नेक्स्ट। इट विल टेक विथ टाइम, 1 या 2 मिनट का टाइम लगेगा Okay. ये पूरा सिंक्रोनाइज होने में। पेज को रिफ्रेश Mm-hmm. करते हैं एंड सी द यूजर्स Okay. आर डिसअपियर। Hmm. Correct. ठीक है, तो कस्टमाइज यूजर, कस्टमाइज डोमेन, मीनिंग ये होती है कि अगर क्लाइंट सभी यूजर को सिंक्रोनाइज नहीं करना चाहता है, या हमारा जो क्लाइंट है वो डोमेन को कस्टमाइज करके क्रिएट करना चाहता है कस्टम यूपीएन या अल्टरनेट यूपीएन के थ्रू, तो वी आर एबल टू डू दैट। ये पूरा हाइब्रिड का सेटअप हो गया, ये पूरे अकॉर्डिंग टू द कंटेंट। ये इतनी चीज अगर हमें हाइब्रिड में आती है तो डेफिनेटली एडमिनिस्ट्रेटर एज ए एडमिन हम ये सारा टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। So is it Okay. okay? Any question? Any doubt? Yes. No. आप एक बार गो थ्रू कर लो जितना भी टॉपिक हमने डोमेन के कंट्रोलर में, सॉरी एडी के मैनेजमेंट में डिस्कस किया। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और डाउट देन we'll discuss, otherwise we'll proceed for the next step, which is a part of storage services. Okay. Okay. So जैसे मैंने एक एडी का यूजर बनाया एंड इफ आई एम गोइंग टू लॉन्च वन ऑफ द एप्लीकेशन, मान लो वेब एप्स की कोई एक एप्लीकेशन लॉन्च करी, सर्विस लॉन्च करी, Hmm. ऐप सर्विस लॉन्च करी एज्योर की, एंड आई वांट टू कनेक्ट through the AD with this app service. So how can we do this? मीन्स मेरे को कहाँ पर ऐप सर्विस में इसको अलाउ कराना होगा? यू गॉट माई पॉइंट? मतलब कि अगर मेरी Uh, एज्योर की ऑफिस 360 में तो समझ में आ गया कि ऑफिस 360 में आप जाओगे वहां पर आपने यूजर ऐड कर दिया। इन केस थ्रू द एज्योर एडी आई वांट टू कनेक्ट ऐप सर्विस, एज्योर ऐप सर्विस थ्रू द एडी, so is there any option? Do we need to allow somewhere? n number of options are available। एज एड आइडेंटिटी के थ्रू हम अपने एप्लीकेशन को एडी के थ्रू Mhm. आइडेंटिफाई कर देंगे। ठीक है,
कि अगर कोई भी बंदा हमारे एप्लीकेशन को यूज करना चाहता है तो उससे पहले वेरिफिकेशन देना पड़ेगा कि यू आर मेंबर ऑफ आवर एजर एक्टिव डायरेक्टरी यूजर। नॉर्मल यूजर को एक्सेस ओके। नहीं देंगे, जो हमारे यूजर्स एजर एक्टिव डायरेक्टरी के सर्विसेज में अवेलेबल रहेंगे ना, उन्हीं को हम हम्म। सेटअप उन्हीं को हम ऑथराइज कर देंगे। ओके। ऐप सर्विसेज का है कॉन्सेप्ट अपने पास कंप्यूट के केस में। ऐप सर्विसेज है। हम्म। एक सेकंड दीजिए। ठीक है। एनीथिंग एल्स? Not now. So I'll walk through it later, हम्म। and tomorrow or whenever we will connect, I'll ask the question if I have. ठीक है, आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद से अगर क्वेश्चन आता है Hmm. तो फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। एंड कैन वी प्रोसीड फॉर नेक्स्ट स्टेप? Yes, yes. नेक्स्ट मॉड्यूल पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, विच इज रियली इंपॉर्टेंट। Hmm. So another topic is related to the storage. So how much you compatible with the storage services? I'm not talking about the Azure. किसी भी storage services में आप कितना compatible है? You talking about S3 or someone? Any, right? Any storage, I'm talking about the on-premises storage services, not S3 or other. स्टोरेज में मतलब मेरे को वो सब पता है कि मतलब NFS और ये सब पता है कि हाउ टू सेटअप एंड हाउ टू कॉन्फ़िगर, Protocols. और LVM पता है। अगर किसी मशीन को एलोकेट करना है, सो आई नो इट। एक सेकंड दीजिए। हाँ।
एज्योर स्टोरेज और नॉर्मल स्टोरेज में मतलब उतना ज़्यादा गैप नहीं है, बट वी शुड नो अबाउट, अगर हमें थोड़ा सा स्टोरेज के हम्म प्रोटोकॉल्स वगैरह और उसके जो कॉन्सेप्ट हैं अगर आते हैं तो डेफिनेटली इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अबाउट द एज्योर स्टोरेज सर्विसेज। एज पर द कंटेंट ऑफ AG 104 स्टोरेज के काफ़ी सर्विसेज हमें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि हम्म इट कंटेन अप टू 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज सर्विसेज, जिसमें आपका कंटेनर्स आएगा एंड फाइल शेयर आएगा, फाइल सिंक आएगा, टेबल आएगा एंड क्यूज आएगा। ठीक है, तो एज ओके एज्योर एडमिन our responsibility, we should know about the difference between these types of storage services. हम्म I hope you know about the ISKG, NFS और SAN NAS, इनके बारे में तो आइडिया होगा ही। हाँ सेननेस पता है मेरे को। रेड पता है कि हाउ टू कॉन्फ़िगर द रेड एंड रेड 0115। हाँ, आई नो ठीक है, अबाउट इट। रेट वगैरह तो इनके बैकएंड का काम है, तो वी आर नॉट ऑथराइज टू ओके मैनेज रेट, हम्म है ना, तो क्योंकि ये हम्म बैकएंड में सेटअप करते हैं। हमें सिर्फ ये क्लियर हम्म करके चलना है कि जो स्टोरेज हम बनाते हैं वो कितना प्रोटेक्टेड है, कितना सिक्योर है, ओके रेप्लिकेशन फेलोवर कैसे तैयार किया जाता है वो हमें पता होना चाहिए। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक। एज्योर स्टोरेज में हमें सबसे पहले एक स्टोरेज अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ेगी। वी जस्ट नीड टू क्रिएट अ स्टोरेज अकाउंट हम्म एंड अ सिंगल स्टोरेज अकाउंट कंटेन मल्टीपल सर्विसेज, जिसमें से आपका सबसे पहले रहेगा कंटेनर, ओके एंड सेकेंड वन इज फाइल शेयर, थर्ड इज रिलेटेड टू टेबल, एंड लास्ट वन इज क्यूज। ओके। सो स्टोरेज अकाउंट इज नथिंग बट जस्ट लाइक अ बकेट। मतलब जो हम S3 में एक बकेट लॉन्च कर लेते हैं और फिर हम वहाँ पर मतलब उसको सिंक कर सकते हैं डेटा को। तो यहाँ पर अलग है क्या स्टोरेज अकाउंट का कॉन्सेप्ट ऐसा? हाँ, आप बकेट को यहाँ पे कंपेयर करोगे ब्लॉब से। ओके बकेट जो S3 बकेट है वो हमारा ब्लॉब है यहाँ का। ओके Blob is also categorized in various parts, like as a, we have a block blob, we have a page blob, we have append blob. A single container responsible to manage blob or blob is categorized in 3 different parts, जिसमें से ओके आपका block blob है, page blob है and append blob है, like this. हम्म Now talk about the file share. In case of file share, file share is work just like a map drive. ये कैसे काम करता है? Just like a map drive. What do you think about the map ओके। drive? So we can map this drive to any of the EC2 means VM server or somewhere, just like NFS. Just like NFL. So single storage account contain 4 different types of services, जिसमें से पहला आपका कंटेनर, दूसरा फाइल शेयर, तीसरा टेबल और चौथा क्यूज है। द हम्म डिफरेंस बिटवीन कंटेनर, फाइल शेयर, टेबल एंड क्यूज, ये जो आपके स्टोरेज है विच इज कंसिडर्ड एज अनस्ट्रक्चर्ड, ठीक है, ये हमारे जो है अनस्ट्रक्चर्ड स्टोरेज में काउंट होते हैं, और ये जो है वो आपके स्ट्रक्चर्ड स्टोरेज में काउंट होते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड मीन्स एनी डेटा, कोई सा भी डेटा हो सकता है, पीडीएफ हो सकता है, डॉक्यूमेंट हो सकता है, राइट, या हम्म फिर अदर कोई सर्विसेज हो सकती है। अनस्ट्रक्चर स्ट्रक्चर की बात करें तो जाहिर सी बात है, एसक्यूएल डेटाबेस हो गया, ओरेकल हो गया, या कोई सा भी डेटा, पोस्टग्रेस हो गया, ये सभी डेटाबेसेस जो होते हैं वो आपके स्ट्रक्चर डेटा में काउंट होते हैं, और जो आपके पीडीएफ वगैरह फाइलें होती हैं वो आपके अनस्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोरेज करते हैं। इज दैट करेक्ट? हम्म यस। सो लेट्स टॉक अच्छा मोर अबाउट ए, इट। एक आई हैव वन डाउट। जैसे हम लोग जब AWS पे जैसे एक S3 लॉन्च किया तो हमें सिर्फ कंटेनर ही मिलता है वहां पर, हम उसको एक्सक्लरेट कर सकते हैं, स्टैटिक और ये कर सकते हैं। ठीक है। अगर मेरे को मान लो किसी डेटाबेस की फाइल या कोई फाइल को प्रोसेस करा के रखना है EMR के थ्रू भी, तो मैं कंटेनर में प्रोसेस करा के रख सकता हूँ, आई विल पिक फ्रॉम देयर,
राइट? सो सेम कॉन्सेप्ट, मतलब मैं एस थ्री में कंटेनर को माउंट भी कर सकता हूँ, जस्ट लाइक ए फाइल शेयर, कि मैं उसको एस थ्री को माउंट कर सकता हूँ ईसी2 के ऊपर। एंड डेटाबेस जब हम लॉन्च करते हैं तो डेटाबेस के लिए अलग से एक स्टोरेज ऐड होता है, मतलब कि जो डीबी हम्म जब लॉन्च होता है तो एज्योर हम्म में ऐसा नहीं होता। क्या एज्योर में मतलब आप कोई भी एक डेटाबेस लॉन्च करोगे तो हम्म उसका टेबल डेटा आपको स्टोरेज अकाउंट में ही रखना होता है? इज दिस नेसेसरी नहीं और नहीं नहीं, उसके साथ ऑलरेडी नहीं, एफएच आता है? जब भी आप अपने स्टोरेज सर्विस को पोर्टल से परचेज करेंगे ना, तो उस सर्विस के अंदर ऑटोमेटिक डेटाबेस रहेगा। वी नीड टू यूज अवर टेबल ओनली फॉर द बैकअप पर्पज। ओके, ठीक ओनली है, फॉर द या बैकअप फिर आप पर्पस। हाँ बैकअप पर्पज के लिए इसका हाँ। 99% जो है बैकअप के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कि ठीक है हमारा सिक्वल कहीं और रन कर रहा है, हमारा डेटाबेस कहीं और रन कर रहा हम्म। है, उसके पास इनफ स्पेस है, बट हम चाहते हैं ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन आई वांटेड टू पुट आवर सम डेटा इन आवर टेबल जो कि स्टोरेज अकाउंट का पार्ट है। ओके, ठीक है, तो इसको हम यूज करते हैं एज ए थर्ड पार्टी स्टोरेज। गॉट इट। ना टेबल एंड क्यूज दोनों स्ट्रक्चर हैं, तो स्ट्रक्चर के केस में अगर आप कोई डेटाबेस स्टैब्लिश कर रहे हैं तो उसके थ्रू आप इसको मैनेज करते हैं, बट आर एजेंडा बेसिकली आर मोटो टू अंडरस्टैंड अबाउट द स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के केस में क्या करेंगे, स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर के केस में कंटेनर एंड फाइल शेयर, ये दोनों पार्ट जो है हमारे अनस्ट्रक्चर में काउंट किया जाता है, अनस्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक हम्म है, अब ब्लॉब क्या है, जिस तरीके से आप S3 बकेट देखते हैं ना, S3 बकेट के अंदर आपने डेटा हम्म। अपलोड किया एंड यू कैन एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी आप अपने इस डेटा को एक्सेस कर पाते हो, राइट? और करेक्ट। यू कैन यूज द S3 बकेट टू होस्ट योर स्टैटिक वेबसाइट, वो स्टैटिक वेबसाइट को हम्म भी सपोर्ट करता है। एज इट इज इन आवर एज्योर पोर्टल अपने पास ब्लॉब है, जिस ब्लॉब का इस्तेमाल हम कर सकते हैं किसके लिए, टू establish to secure our personal data. I'm going ओके। to guide you about with the help of example, और उसके बाद फिर हम इन तीनों के बारे में बात करेंगे कि ब्लॉक कब इस्तेमाल होगा, पेज किस काम में आएगा और अपेंड किस काम में आएगा। ओके। अच्छा, वन मोर थिंग, यहाँ पर जैसे ये फाइल शेयर का बोल रहे हैं कि हम उसको मैप कर देंगे किसी भी हम्म वर्चुअल मशीन पे, एंड हम्म AWS पे आपका एक EFS करके एडिशनल सर्विस होती है कि जहाँ पर हम थ्री डी एग्जैक्ट सी में एक साथ मैप, तो ये सिमिलर वही है या नहीं? इसके लिए एज्योर पे भी EFS करके कोई ऐसा सर्विस है नहीं, अलग टाइप ये का? एजूर पे EFS सर्विस नहीं है। एजूर पे जो हमारा फाइल शेयर है वो हमारा EFS कहलाता है। दोनों के बीच में गैप की बात करें तो EFS अप्लीकेबल फॉर लिनक्स मशीन, वो आपके लिनक्स मशीन हम्म। के लिए अप्लीकेबल है ना। और ये अपने पास जो करेक्ट। फाइल शेयर है इसको हम कहीं पे भी माउंट करा सकते हैं, इसमें भी लिनक्स, मैक, अच्छा, विंडोज, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप इसको माउंट करा सकते हैं। गॉट इट। हम्म ठीक है, तो अभी हम यहाँ हम्म पे इसको कंपेयर करने वाले हैं अबाउट कंटेनर्स। ठीक है, हम्म तो कंटेनर क्या है, कंटेनर रिस्पॉन्सिबल टू कंटेन द ब्लॉब्स, मल्टीपल ब्लॉब्स कंटेन रखता है। इसमें हम थोड़ा सा इसको कंपेयर करते हैं पब्लिक क्लाउड स्टोरेज और दूसरा अपने पास है जो है वो है एज्योर का ब्लॉब। It's our responsibility. We should know about the difference between these two different, what we can say that is storage services. अगर हम यहाँ पे पब्लिक की बात करें तो यू नो वेरी वेल अबाउट गूगल क्लाउड, गूगल ड्राइव, हम्म। वन ड्राइव है, एंड वी हैव आई क्लाउड। जब भी आप साइन अप करते हैं ना, गूगल ड्राइव आपको आई थिंक 15 GB के आसपास फ्री स्पेस दे देता है। एज इट इज वन ड्राइव में आपको स्पेस मिल जाता है लगभग 25 GB के आसपास, और हम्म। आई क्लाउड में भी हमें 5 GB का स्पेस मिल जाता है जब भी हम साइन अप करते हैं। इज दैट करेक्ट? करेक्ट। इट वर्क जस्ट लाइक आवर गूगल ड्राइव, वन ड्राइव और आई क्लाउड जो एज्यूर ब्लॉक है। बट दोनों में गैप क्या है ना, इन दिस केस अगर आप 5-15 GB से ज़्यादा 100 GB का स्पेस परचेज करना चाहते हैं
तो यू हैव टू पे 130 रुपीज पर मंथ। Hmm. यहाँ पे जो Correct. चार्जेस है 130 रुपीज आपको पर मंथ पे करना पड़ेगा। कितना? 100 GB के स्पेस का। 100 बट GB. Hmm. ये सब्सक्रिप्शन की तरह काम करता है। इट वर्क जस्ट लाइक अ सब्सक्रिप्शन। मीन्स आप ये 100 GB यूज करो या ना करो, आपको 130 रुपीज पे करना ही पड़ेगा। इज दैट करेक्ट? Yes. अगर आपके डेटा की कैपेसिटी मात्र 25 GB है और आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है 100 GB का, तो आई थिंक हमें 130 रुपीज पे करना पड़ेगा, राइट? Hmm. Correct. ठीक है। बट इन केस ऑफ एज्योर, इसमें क्या है, आपको कैपेसिटी यानी स्टोरेज के अकॉर्डिंग पेमेंट देना होता है। और एज्योर ब्लॉक में क्या है कॉन्सेप्ट, एज्योर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपने 100 GB का स्पेस रखा फर्स्ट मंथ, स्पेस आपको Hmm. अनलिमिटेड है, पहले महीने आपने 100 GB का डेटा रखा, ठीक है, Hmm. यू हैव टू पे द 100 GB फॉर 100 GB। अगले महीने आपने 50 GB का डेटा डिलीट कर दिया या फिर आपने डाउनलोड करके ऑन प्रीमाइसेस पे रख दिया, तो नेक्स्ट मंथ आपको कितना पे करना पड़ेगा? 50 GB के अराउंड जो भी आपका पेमेंट हो। Okay. Azure will charge you according to the capacity of data, and other cloud provider, the public cloud storage है, they charge you according to the subscription कि आप कितना स्पेस परचेज करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने पेमेंट देना। Okay. फाइन, Yes. दिस इज द एक्चुअल गैप बिटवीन ईच अदर। नाउ एक बार फिर से हम स्टोरेज पे आ जाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं स्टोरेज में सीखने के लिए। आई ट्राई टू डिस्कस ईच एंड एवरी पॉइंट। Hmm. ब्लॉब, पेज, अपेंड। ब्लॉब को भी Okay. 3 कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया गया है फॉर मीन्स डिफरेंट डिफरेंट पर्पज। जिसमें से पहला है अपने पास ब्लॉब बेस्ड ब्लॉब कंटेनर, दूसरा है पेज ब्लॉब, और तीसरा है ऐप एंड ब्लॉब। Okay. ब्लॉक ब्लॉक क्या होता है? जब हम पर्सनली कोई डेटा अपलोड करते हैं अपनी तरफ से, ठीक है, जब हम पर्सनली कोई डेटा अपनी तरफ से अपलोड करते हैं, विच इज कंसीडर एज ए मैनुअल, जो हम अपलोड करेंगे कोई से भी फाइल हो गई अपने लोकल मशीन Hmm. से जब अपलोड करेंगे, वो सारा का सारा डेटा आपका ब्लॉक बेस्ड में जाएगा, Block. Okay. ठीक है। दूसरा है अपने पास विच इज पेज ब्लॉक। दूसरा अपने पास जो स्टोरेज है वो है पेज ब्लॉक। और पेज ब्लॉक में क्या होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू कंटेन information about logs and task and alert, और ये होता है रीड ओनली, नो वन कैन मेक एनी चेंजेस। इसका Okay. यूसेज कोई भी मैनुअली परफॉर्म नहीं कर सकता, Got it. Hmm. ठीक है। एंड नेक्स्ट Hmm. अपने पास ऑप्शन है app and blob. The meaning of app and blob is basically the usage of app and blob. As per the name suggests, it is responsible to contain VHDX file, ठीक है ना। VHDX फाइल जो Okay. हमारी वर्चुअल मशीन क्रिएट होती है ना, उस वर्चुअल मशीन की जो Mm-hmm. फाइल्स है उसको कंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी VHDX की होती है। क्लियर? Mm-hmm. So whenever ये we अपने are पास going to create any virtual machine, so during that time we have to is automatically file is created inside this append block or what? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के दो मेथड होते हैं, एक अनमैनेज और एक दूसरा मैनेज। अगर आप अनमैनेज पे जाते हैं, सॉरी, अब अगर आप मैनेज पे जाते हैं तो Mm-hmm. इट मीन्स दैट वो अपेंड ब्लॉक में हार्ड डिस्क को रख देगा।
इन फ्यूचर कभी आपको डाउनलोड करना है तो यू कैन डू दैट। मैनेज में जाएंगे मीन्स यू डोंट वांट टू यू डोंट वांट सॉरी अनमैनेज पे जाएंगे तो एज्योर अपने पास हार्ड डिस्क को रखेगा, आपको सिर्फ ब्लॉक की डिटेल प्रोवाइड करेगा। ओके। ठीक है। मैनेज के केस में यू आर टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मैनेज योर हार्ड डिस्क बाय सेल्फ, आप एज्योर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते। तो एज्योर बोलेगा ठीक है आप VSD फाइल रख लो, जब भी आपको लगे कि नहीं हमें वर्चुअल मशीन को ऑन प्रोमाइसेस पे रन करना है तो यू जस्ट नीड टू डाउनलोड योर PHP फाइल एंड इंस्टॉल ऑन योर VMware वर्कस्टेशन, या फिर आप हाइपरवाइजर में उसको एग्जीक्यूट करके इमीडिएटली रन करा सकते हैं। इट्स फुली डिपेंड अपॉन यू। क्लियर? क्लियर। ओके, सो ओके। अभी जैसे ब्लॉब वाला जो है सेक्शन, यहाँ पर जैसे हम AWS का अगर डिस्कशन करें तो AWS में आपका एक तो स्टोरेज होता है, फिर उसमें डीप ग्लेशियर ग्लेशियर होता है कि जहाँ पर मैं नहीं हम्म चाहता हूँ कि आई हम्म डोंट वांट टू कीप द डेटा इन द मोड एज, तो मैं डीप हम्म ग्लेशियर में भेज दूँ और या ग्लेशियर में भेज दूँ अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, राइट। सो वहाँ पर हम लाइफ साइकिल क्रिएट कर लेते हैं कि हम्म इतने डेज के बाद ऑटोमेटिकली डेटा इज मूविंग ऑन दैट पर्टिकुलर ब्लॉब में जाके रखा जाएगा। सो ठीक है। यहाँ पे भी ऐसा पूरा लाइफ साइकिल क्रिएट होता है ऑप्शन। एग्जैक्टली, करेक्ट। यहाँ पे चीजों को सिंक्रोनाइज कर दिया गया है, बट कहीं ना कहीं अमेजन वेब सर्विसेज से कंपेयर करें तो अमेजन पे हर एक टास्क के लिए सेपरेट सर्विस को डिजाइन किया गया है, यहाँ पे एक ही सर्विस के अंदर सारे टास्क को इन्वॉल्व कर दिया गया है। हम्म, यहाँ पर भी लाइफ लाइफ साइकिल, साइकिल का कॉन्सेप्ट है। ये लाइफ साइकिल ऑप्शन है। ओके। एक्सेस टीयर ऑप्शन है कि अगर आप अपना डेटा हम्म आर्काइव में ले जाना चाहते हैं बिकॉज वी डोंट वांट टू पे मच अमाउंट एंड वी डोंट हैव अ यूसेज ऑफ हम्म दिस स्टोरेज, तो आप उसको आर्काइव में भेज दीजिए। लाइफ साइकिल मैनेजमेंट के जरिए टाइम डिसाइड कर लीजिए कि 30 डेज, 60 डेज, या फिर 90 डेज। तो वी हैव ऑप्शन, वी विल डिस्कस अबाउट द ओके लाइफ साइकिल मैनेजमेंट एंड एक्सेस टियर एज वेल, ओके। तभी हमारा ये एंड वहाँ पर एक एक्सलेरेशन का भी एक वो होता है कि जब तो किसी एज पे इनहैंस। अपना डेटा रखना हो, मतलब जैसे S3 बकेट वहाँ ग्लोबल है, हम्म। तो यहाँ भी ऐसा होता है कि मैं एक एज पे रख सकता हूँ कि ओके माय डेटा जब कोई रिट्रीव करेगा तो ऑटोमेटिकली पिक फ्रॉम देयर फर्स्ट एंड देन ओनली, अगर डेटा वहां मिल गया तो वहीं से सर्व हो जाएगा, अदरवाइज इट विल कम टू द स्टोरेज। मतलब इस टाइप का सेम ऑप्शन ही होगा ना यहाँ। यहाँ पे चीजें थोड़ी सी अलग है, टास्क वही है, रिजल्ट ओके। वही है। मीन्स जो उसका प्रोसीजर है, सॉरी, हाँ। जो उनका पर्पज है, पर्पज एक ही है बट प्रोसीजर अलग है इन्वॉल्व करने का, कॉन्फ़िगर करने का। ओके ओके। ठीक है। तो विल ट्राई टू कंपेयर ईच एंड एवरी पॉइंट। अभी तो हम केवल बेस पे ही हैं और बेस में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे कैसे चीजों को इन्वॉल्व श्योर। करते हैं। तो कैन वी मूव आवर टू पोर्टल एंड डिस्कस अबाउट द प्रोसीजर टू क्रिएट स्टोरेज अकाउंट? या यस यस। This is our Azure portal and although I have already created multiple storage, यहाँ पे हमने multiple storage तैयार कर रखा है। हेलो, योर वॉइस इज नॉट। I can hear you. हेलो। Yes. जी। Hello. ओके। या
इन केस ऑफ स्टोरेज मैनेजमेंट, जब हम स्टोरेज को क्रिएट भी करते हैं ना, तो इट गिव अस लॉट्स ऑफ Mhm. ऑप्शन एंड ईच एंड एवरी ऑप्शन रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द सिक्योरिटी ऑफ आवर स्टोरेज सर्विसेज। मीन्स फेल ओवर के केस में, या बैकअप के केस में, या फिर डिजास्टर रिकवरी अगर हमें तैयार करनी है, तो वी मस्ट नीड टू सेलेक्ट राइट स्टोरेज अकाउंट। तो अभी हम क्या करते हैं, वी जस्ट नीड टू प्रोसीड विथ क्रिएट स्टोरेज। A number Mhm. of options are available. So I'm going to put our storage account in Azure Admin. स्टोरेज अकाउंट का नाम दे देते हैं, कोई सा भी स्टोरेज अकाउंट रख देते हैं, स्टोरेज क्लास स्टोरेज। ठीक है, एंड आई वांटेड टू क्रिएट इन लोकेशन ऑफ ईस्ट यूएस। तो लोकेशन कोई से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, वो अपने ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पे दो ऑप्शन है, ठीक है, एक है स्टैंडर्ड एंड दूसरा है प्रीमियम। तो एज पर द नेम सजेस्ट द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड, इस केस में आपका जो स्टोरेज की डेटा ट्रांजेक्शन की स्पीड रहेगी थोड़ा सा मैनुअल रहेगी, नॉर्मल स्पीड रहेगी। बट अगर आप प्रीमियम में जाते हैं तो लेटेंसी लो रहेगी और स्पीड आपको बेटर मिलेगी इन कंपेयर ऑफ नॉर्मल स्टोरेज सर्विसेज, नॉर्मल स्टोरेज अकाउंट। तो आई एम गोइंग टू Mhm. प्रोसीड विद स्टैंडर्ड, क्योंकि इसका एडिशनल चार्ज भी आपको पे करना पड़ेगा। एंड मीनवाइल वी शुड नो अबाउट द redundancy। तो redundancy के Mhm. आप देखिए यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं। Mhm. वी आर एबल टू फाइंड लोकल रेडिडेंट, LRS बोला जाता है इसको, ZRS बोला जाता है, ZRS है एंड ZZRS है। एज पर द नेम सजेस्ट दीज ऑप्शंस कैन हेल्प यू टू प्रोटेक्ट आवर स्टोरेज सर्विसेज। Okay. ठीक है सत्य, जस्ट गिव मी 1 मिनट, एक Fine. मिनट दीजिए। Sure, sure. Mm. हेलो। ये है। ओके, सो यहाँ पे अपने पास मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं, विच इज LRS, GRS एंड ZRS, और एक ऑप्शन है यहाँ पे ZZRS। ठीक है, Mhm. एज पर द नेम सजेस्ट द मीनिंग ऑफ दीज ऑप्शंस कैन हेल्प अस टू क्रिएट द फेलोवर। अगर आपको रिडंडेंसी तैयार करनी है, फेलोवर क्रिएट करना है, तो वी शुड नो अबाउट द मेथड ऑफ दीज स्टोरेज सर्विसेज। स्टोरेज अकाउंट फेलोवर की बात करें तो वी हैव LRS, देन GRS
then ZRS and DZRS. ये अपने पास मल्टीपल ऑप्शंस है, लोकल रेडिडेंट, जियो रेडिडेंट और आपका जोन और जियोग्राफिक प्लस जोन दोनों इन्वॉल्व है इसमें. The meaning of LRS, it will help you to create 3 copy of single data. In other words, you can say that it is act as a RAID 5. Okay. जब आप अपने स्टोरेज अकाउंट को क्रिएट करते हैं एंड यू वांटेड टू प्रोसीड विद LRS, इट मींस दैट आप इसमें कोई भी फेल ओवर नहीं बना पाएंगे. हम्म. ठीक है, आप कोई भी इसमें डिजास्टर रिकवरी नहीं कॉन्फ़िगर कर पाएंगे क्योंकि ये लोकल रेडिडेंट आपने सेलेक्ट कर रखा है. जीआरएस क्या करता है, ये आपको ऑप्शन देता है 6 कॉपीज को क्रिएट करने का, बट यू हैव टू क्रिएट अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. 6 कॉपी यहाँ पे आप बना सकते हैं एंड यू कैन पुट योर लोकेशन अप टू 2. 2 अलग लोकेशन में आप अपने डेटा को स्टोर करा सकते हैं. 6 Okay. कॉपी बनेगी, 3 एक में, 3 एक लोकेशन में, 3 अदर लोकेशन में. ZRS क्या करता है, ये जोन रेडिडेंट है. तो जोन रेडिडेंट कैन हेल्प अस टू क्रिएट अप टू 9 copies of our data and you can put it into the 3 different zone location. आप इसको 3 अलग अलग zone location में रख. ZRS, as per the name suggests, geo zone. It will help you to create 12 copies. और इस केस में आप टोटल जो लोकेशन है वो है 4. 2 रीजन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो 2 जोन सेलेक्ट कर सकते हैं. टोटल लोकेशंस विल बी 4 एज पर द रिक्वायरमेंट. अगर आपको फेलोवर तैयार करना है, अगर आपको मल्टीपल लोकेशन में अपने डेटा की कॉपीज रखना है, तो वी जस्ट नीड टू प्रोसीड विद GRS, ZRS या VZRS. LRS के केस में इट इज अप्लीकेबल फॉर द सिंगल लोकेशन. आप केवल एक ही लोकेशन में डेटा को रख पाएंगे, अदर लोकेशंस में हम इसको स्टोर नहीं कर पाएंगे. क्लियर? Okay. Clear. आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद, क्योंकि हमें प्रैक्टिकल करना है, तो आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद GRS ताकि हम फेल ओवर वगैरह भी टेस्ट कर सके, चेक कर सके. नेक्स्ट, एडवांस सेटिंग में आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है. इफ यू वांट टू सेट अप योर स्टोरेज अकाउंट फॉर API, अगर आप किसी एप्लीकेशन के साथ इसको अटैच कर रखना चाहते हैं, तो यू जस्ट नीड टू प्रोसीड एंड चेक मार्क द REST API. REST API is a mediator which is responsible to make a communication between your storage to your application. तो इसमें जो डेवलपर टीम होगी, यू शुड कोऑर्डिनेट टू योर डेवलपर टीम एंड अपना जो डेटा है, जो इमेजेस हैं या वीडियोस हैं स्मॉल, उनको आप रखेंगे अपने स्टोरेज अकाउंट में, ब्लॉब में, एंड connect the same blob to our application services. Do you want to Okay. access the container from publicly? Yes, I wanted to access, तो आप इसको चेक मार्क करेंगे. Enable storage account key to access. It is applicable for the security. आप अपने स्टोरेज अकाउंट की को एक्टिवेट करके रखेंगे ताकि आप किसी भी लोकेशन से अपने स्टोरेज को कीज के थ्रू प्रोटेक्ट करा सकें. अभी है अपने पास Okay. Azure स्टोरेज एक्सप्लोरर, जिसमें कीज की जरूरत पड़ेगी, वो हम इंस्टॉल करके देखेंगे. एंड सी, दिस इज द पैनल जो आप अभी डिस्कस कर रहे थे, किसी एप्लीकेशन को AD के साथ कैसे ऑथराइज करते हैं. दिस इज द पैनल डिफॉल्ट टू Azure एक्टिव डायरेक्टरी ऑथराइजेशन इन द Azure पोर्टल. तो अगर आप इसको चेक मार्क करते हैं ना, तो आप Azure AD के जरिए अपने स्टोरेज अकाउंट को एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं, कंट्रोल प्रोवाइड कर सकते हैं, और आप जिस यूजर को चाहते हैं सिर्फ वही यूजर ही आपका ये स्टोरेज एक्सेस कर पाएगा. क्लियर? Okay. Yes. Now TLS version 1.2. So I hope you have idea about TLS.
इट्स Hmm. अपडेटेड वर्जन ऑफ एसएसएल, ठीक है। जो हमारा एसएसएल है उसी Yes. का थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है, बिकॉज इट इज एप्लीकेबल फॉर द बोथ वेबसाइट और एप्लीकेशन दोनों के लिए। एक्सेस टीयर का Mm-hmm. ऑप्शन यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। एक्सेस टीयर का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है विच इज हॉट टीयर बाय डिफॉल्ट। आप जब भी कोई स्टोरेज क्रिएट करते हैं, अगर आपने यहाँ पे नेक्स्ट कर दिया बिना कोई चेकिंग किए, तो आपका जो स्टोरेज बनेगा वो हॉट टीयर में बनेगा। Hmm. हॉट टीयर की कॉस्टिंग क्या होती है वो आगे डिस्कस करेंगे। नो नीड टू डू एनीथिंग, क्लिक नेक्स्ट। दिस इज द पैनल वेयर वी कैन सेट अप आवर स्टोरेज, कि आप इसको पब्लिकली एक्सेस करना चाहते हैं, प्राइवेट एक्सेस करना चाहते हैं, या फिर आप डिसाइड करेंगे कि कौन सी पब्लिक आईपी एड्रेस पे हम अपने स्टोरेज को असाइन करें। एवरीथिंग इज अवेलेबल। आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद पब्लिक, क्योंकि इसमें डेटा अपलोड करके हम वर्ल्ड वाइड एक्सेस करेंगे। दैट्स व्हाई वी नीड टू Mm-hmm. प्रोसीड विद पब्लिक। डेटा प्रोटेक्शन में दिस इज टाइप ऑफ सॉफ्ट डिलीशन। सॉफ्ट डिलीशन फॉर ब्लॉक, कंटेनर एंड फाइल शेयर, तीनों के लिए यहाँ पे सॉफ्ट डिलीशन का ऑप्शन अवेलेबल है। बाय डिफॉल्ट 7 days है। अगर आप इसको इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं, यू कैन डू दैट। आई होप यू नो अबाउट द सॉफ्ट डिलीशन, द मीनिंग ऑफ सॉफ्ट डिलीशन। Mm. इसके थ्रू अपने डेटा को इन केस गलती से डिलीट हो गया, एक्सीडेंटल डिलीशन से इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। इज दैट करेक्ट? Mm. Yes. ठीक है, तो ये अपने पास हो गई डिटेल अबाउट द सॉफ्ट डिलीशन। नेक्स्ट करेंगे। Encryption by default रखते हैं MMK, which is Microsoft Managed Key. Next, review and wait. Our storage is ready to use. We just need to open the storage property, class storage 1988 something, and we are able to find n number of options are available। जहाँ पे आप देखिए डेटा स्टोर के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस जो हमने थ्योरेटिकल में डिस्कस किया था, कंटेनर, फाइल शेयर, टेबल, क्यूज, विच ऑल आर द ऑप्शंस विच इज अवेलेबल। कंटेनर्स भी है, फाइल्स भी है, क्यूज भी है, टेबल। Mm. We know that container and file share both are responsible to manage and store unstructured data, and table and queues जो है वो हमारे structured data को contain करने का काम करते Mm. हैं। Is that correct? Yes. Now I'm going to create one container। यहाँ पे container एक तैयार कर लेते हैं। Just need to click here। नाम दे देते हैं यहाँ पे share data। I wanted to access publicly, that's why I'm just going to proceed with container, anonymous and blob as well. Create. Open share data। Mm-hmm. Under the share data, we are able to find a number of options, change access label, refresh, multiple options are available। अपलोड पे क्लिक करेंगे और लोकल से कोई भी डेटा हम यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। I'm just going to upload few images। Now and see, we are able to find the all blobs are part of blob। यहाँ पे Correct. जितने भी ब्लॉब्स हैं वो आपके ब्लॉब में हैं, और आपका जो डेटा है इसकी जो टीयर है, एक्सेस टीयर है, वो है आपका हॉट टीयर। Mm-hmm. क्लियर? तो वी आर एबल Clear. टू एक्सेस अवर डेटा फ्रॉम एनीवेयर। अगर आप इसको क्लिक करते हैं ना,
तो इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन पेज ऑफ डाउनलोड। और अब देखिए यहाँ पे एक यूआरएल दिखाई पड़ रहा है, वी जस्ट नीड टू क्लिक हियर। पब्लिक एक्सेस है तो आप इस यूआरएल के जरिए, जैसे S3 बकेट में पब्लिक करके हम डेटा को एक्सेस करते थे, एज इट इज यहाँ पे हम कहीं से भी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, बस उसका जो यूआरएल है वो एक्टिवेट होना चाहिए, वो आपका पब्लिक होना चाहिए। Okay, क्लियर clear. ना? One more thing. या Whenever we are going to create a S3 bucket, right, from the AWS, during that time, ये public का एक option आता है, and there is a one more option कि we will create a policy. मतलब कि JSON फॉर्म में पॉलिसी क्रिएट कर सकते हैं कि इसको गेट का एक्सेस देना है, क्या देना है, तो यहाँ पे भी ऐसा होता है। एक्चुअली जब आप पॉलिसी की बात करते हैं तो उस केस में आपको आईएम का ही इस्तेमाल करना होता है, इज दैट करेक्ट? कर हाँ, IAM का यूज करना होता है, मतलब लेकिन हम आपका IAM को यूजर यहीं तो से आ गया ना? डायरेक्ट इंटीग्रेट होते हैं। जब नहीं नहीं, तो एक उसमें बकेट क्रिएट आप करते हैं S3, तो वहां पर एक होता है हम्म, ना, ऑप्शन होता है ना, पब्लिक करना है या हम्म, आपको जेसन से आपकी पॉलिसी सेट करना है ड्यूरिंग द क्रिएशन ऑफ बकेट। करेक्ट। सो सो यहाँ पे भी वैसा होता है कि नहीं, यहाँ पर बाद में हम IAM यूजर अटैच करते हैं, जब जब पहले आप यूजर एक अटैच कंटेंट। करते हैं तो यूजर अटैच करते समय आपको पॉलिसी क्रिएट करने का जीयूआई ऑप्शन मिलता है ओके, कि आप अपने तो स्टोरेज में क्या एक्सेस देना चाहते हैं, क्या नहीं देना चाहते हैं। ओके, वंस द कंटेनर इज रेडी देन ओनली वी विल अप्लाई फॉर IAM। ये कंटेनर को जब वन टाइम क्रिएट करते हैं उसी टाइम वो नहीं कर सकते, वो बाद में करना है, ऐसा है यहाँ पर ना। अगर आपके पास पॉलिसी है तो आप इमीडिएटली कर सकते हैं। ओके, ठीक है। ठीक है। बाकी पब्लिक हाँ, एक्सेस करना है नहीं करना है वो हम आप वाइल क्रिएटिंग द स्टोरेज अकाउंट, वाइल क्रिएटिंग द फाइल शेयर, वो इमीडिएटली तैयार कर सकते हैं। लेकिन आईएम के थ्रू पॉलिसी का अगर हम बात करें तो पॉलिसी के लिए हमें वेट करना पड़ेगा, पॉलिसी के लिए हमें हम्म, एडी यूजर को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। ना यहाँ तक ओके है? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है अभी? नहीं, लेट मी एक्सप्लेन एंड यू अबाउट द यहाँ पर भी जो आपका स्टोरेज है वो ग्लोबली है, करेक्ट ना? मतलब जैसे वहां पर S3 बकेट, जब भी हम S3 की सर्विस पे क्लिक करते हैं वो ग्लोबल होता है। वो रीजन यहाँ पे स्पेसिफिक कर सकते हैं कि हम एक पर्टिकुलर रीजन में हमारा डेटा कॉपी करें, लेकिन सर्विस ग्लोबल होती है। तो ये स्टोरेज ग्लोबल है। ये ग्लोबल है, आप कहीं पे भी रहेंगे ये आपको ऑप्शन दिखाई पड़ जाएगा। अच्छा, ठीक है। एक्चुअली एज्यूर एडब्ल्यूएस का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। हम्म, एडब्ल्यूएस में अगर आपने रीजन चेंज कर दिया तो बाकी रीजन की जो डेटा है वो आपको नहीं दिखाई पड़ते, राइट ना? नहीं आपको दिखेगा, वीएम करेक्ट। दिखाई पड़ेगी, हाँ, यहाँ पर इंस्टेंस, वो पूरा डेटाबेस, उसमें दिखता है, कुछ भी नहीं करेक्ट। दिखेगा। यहाँ पे करेक्ट है। क्या है ना, यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, हाँ। बट आपके सर्विस के सामने जो है ना उसका लोकेशन चेंज रहेगा। हम्म, मतलब अगर आपने यूएस में कुछ स्टोरेज परचेज कर रखा है या सेंट्रल इंडिया में कुछ परचेज कर रखा है तो आपको एक ही पेज पे दोनों मिल जाएगा। करेक्ट है। अमेजन में क्या है, आपको पूरा का पूरा पेज बदलना पड़ेगा। इज दैट यस, करेक्ट? आप पेज बदलोगे करेक्ट। और एट ए टाइम आप इंडिया में अगर काम कर रहे हैं तो इंडिया की ही टास्क परफॉर्म कर पाएंगे। हम्म, ठीक है। यूएस के कोई भी इंफॉर्मेशन आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे इंडिया के पोर्टल पे। करेक्ट है। यहाँ का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हम्म, क्लियर हो गया यहाँ तक? हाँ, यहाँ तक क्लियर है। अगला जो पॉइंट है ना विच इज एक्सेस टियर, जब आप स्टोरेज पे जाते हैं ना, स्टोरेज में किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं तो एक ऑप्शन दिखता है यहाँ पे एक्सेस टियर, जो आप बता रहे थे लाइफ साइकिल मैनेजमेंट का। हम्म, थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेते हैं एक्सेस टियर के बारे में क्या होता है। अ, अच्छा, स्टोरेज के S3 bucket में we have a multiple option to create the S3 bucket ना। I'm talking about the S3 bucket format. How many formats are available? मल्टीपल टाइप्स मीन्स एक तो GUI से क्रिएट कर सकते हो, कमांड लाइन से क्रिएट कर सकते हो आप। नहीं नहीं अ, नहीं, create, नहीं I'm नहीं, not talking about the procedure। हाँ हाँ, ठीक है। I'm talking about the types of S3 bucket। S3 bucket के types। S3 बकेट के टाइप्स तो दो ही होते हैं, एक पब्लिक कर सकते हो, एक प्राइवेट कर सकते हो। नहीं, इंटरनल बहुत सारे होते हैं, 3 से 4 होते हैं। डेटा रिडंडेंस के बारे में बात कर रहे हो आप, क्या किसके बारे में बात कर रहे हो? जैसे कि आपका वो होता है कि S3 स्टैंडर्ड IA होता है, एक वन जोन होता हाँ है, हाँ, ऑब्जेक्ट I'm talking स्टोरेज about this। Yes अक्रॉस। yes अच्छा अच्छा, ओके ओके। yes।
ठीक है, ठीक है। मतलब जहां पर जैसे आपका ये है जियो रिडंडेंट, ये ऑप्शन है, सेम ऑप्शन वहां भी होता है कि आपको किस स्टोरेज मतलब किस टाइप का डेटा कीप करना है, और उसका कॉस्टिंग उसके अकॉर्डिंग वो वेरी करता है। एग्जैक्टली। ठीक है, एक्सेस टियर हम्म। कैटेगराइज इन थ्री डिफरेंट पार्ट, हॉट टियर है, कूल टियर है और आर्काइव टियर है। तीन अलग ओके। तरीके के फॉर्मेट में इसको कैटेगराइज किया गया है, तीन अलग अलग तरीके के एक्सेस टियर को डिजाइन किया गया है टू स्टोर आवर डेटा। तो लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट द एक्चुअल मीनिंग ऑफ एक्सेस टियर, इसका रियल इन्वायरमेंट में क्या यूसेज है और किसी भी एजूर एडमिनिस्ट्रेटर के लिए ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। So I'm giving you one example, live example of our access tier. For example, you are responsible to upload a data of up to 1 TB. एक TB का एग्जांपल लेके चलते हैं। हम्म। दिस इज अवर लोकल पीसी जहाँ से हम डेटा को अपलोड करना चाहते हैं। एंड आर एजेंडा टू अपलोड द कैपेसिटी ऑफ 1 TB ऑफ डेटा। एक टीबी का डेटा हमारे पास अवेलेबल है और इसको हम रखना चाहते हैं हॉट ईयर में। यू हैव टू पे ओके। $20 पर मंथ। ठीक है, इसका जो कॉस्ट देना है आपको, ये एक्चुअल प्राइस है एक टीबी हम्म। का, $20 पर मंथ। इसमें आपको बेनिफिट क्या रहेगा? डाउनलोडिंग एंड ब्राउजिंग ये आपकी फ्री रहेगी, अनलिमिटेड। ओके। नो नीड टू पे फॉर डाउनलोड। अगर आप कोई भी क्लाइंट हमारा डाउनलोड करता है तो उसका कोई चार्जेस नहीं देना होगा। ठीक है। ओके। सेम डेटा अगर आप कूल में रखते हैं, 1 TB का डेटा अगर आप कूल टीयर में रखते हैं तो आपका जो पेमेंट होगा वो $10 होगा पर मंथ। हम्म। और इतना ही अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा डाउनलोड पे, ओके। पर डाउनलोड। तो पर डाउनलोड $10, और नो अनलिमिटेड डाउनलोड फॉर $10 ओनली फॉर पर जीबी। नहीं नहीं नहीं, पर 10 GB। पर 10 GB, पर 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 जीबी पर $10, नहीं पर नहीं नहीं जीबी नहीं, टेन डॉलर हाँ। पर 1 TB जितना डेटा है ना उतना पूरा डाउनलोड करोगे तब आपको $10 देना पड़ेगा। ओके। ना आर्काइव की केस की बात करें तो आर्काइव क्या है? यू हैव टू पे अप टू ओनली $2 पर मंथ। ओके। आपको इसमें $2 देना पड़ेगा, बट अगर आपने गलती से डाउनलोड किया, ठीक है, तो आपको $22 देना पड़ेगा पर डाउनलोड पे, जस्ट लाइक ग्लेशियर। ओके। $22 पर डाउनलोड, वॉट एवर वन लिमिट इज टीबी देयर, लाइक 1 TB है तो ओके, वन हाँ, टीबी का 1 TB ट्वेंटी टू पूरा डॉलर डाउनलोड करेगा, $22 पड़ेगा। गॉट इट। इट मीन्स दैट मेक श्योर कि अगर आप कोई क्लाइंट कहता है कि मुझे डेटा अपलोड करना है 10 TB, 15 TB, 100 TB का, तो आपको डिस्कस करना पड़ेगा कि द यूसेज ऑफ डेटा, जो आप डेटा अपलोड कर रहे हो अपने पोर्टल के ऊपर, इसका यूसेज क्या होगा। यूसेज इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट कि कितनी फ्रीक्वेंसी में आप इसको डाउनलोड करोगे, कितनी फ्रीक्वेंसी में आप इसमें डेटा को यूटिलाइज करोगे। ऑन द ओके। बिहाफ ऑफ फ्रीक्वेंसी आप डिसाइड करोगे कि इसको पूल में रखना है, आर्काइव में रखना है या हॉट टियर में रखना है। इज दैट करेक्ट? यस। अगर क्लाइंट कहता है कि नहीं, इमीडिएटली हमें बहुत सारे क्लाइंट हैं जो इनका डेटा का यूसेज करेंगे एंड वी डोंट नो अबाउट कि डेली बेसिस पे होगा कि वीकली बेसिस पे, बट इतना क्लियर है कि हर तीसरे दिन किसी ना किसी को डेटा की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो मेक श्योर कि आपका डेटा हॉट में रहना चाहिए, अदरवाइज जो डाउनलोडिंग का चार्जेस है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ओके। रेंट रेंट आपका फिक्स रहता है, रेंट आपका फिक्स रहता है। $20 है या $10 है वो फिक्स रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं रहेगा। बट इन केस ऑफ डाउनलोडिंग, अगर हम डाउनलोडिंग की बात करें तो ये वेरिएबल हो सकता है। 1 TB का डेटा अगर 50 बंदों ने भी डाउनलोड किया, वन टीबी का, तो 50 TB हो जाएगा एंड यू हैव टू पे द अमाउंट ऑफ मच अमाउंट। डाउनलोडिंग का कितना ज़्यादा चार्जेस हो जाएगा।
तो हम्म, मेक श्योर कि अगर कोई भी डेटा आप रखते हैं ना, तो पहले आप डिस्कस कर लेंगे क्लाइंट से कि इस डेटा का यूसेज क्या है, आप प्लीज डिस्क्राइब कर दीजिए, अकॉर्डिंग टू दैट I'll put your data in different formats. ओके, आर्काइव क्या है कि अगर आपको डेटा पूरे साल 2 साल तक नहीं चाहिए, आपको डेटा सेव रखना है, बट यू डोंट नो अबाउट कि इसकी जरूरत कब पड़ेगी या इसको रिवर्ट करने की रिक्वायरमेंट कब पड़ेगी, तब आप आर्काइव में रखेंगे। सीसीटीवी का कैमरे का डेटा हो गया, पीडीएफ हो गया, बिल हो गए, इन सभी को हम आर्काइव में रखते हैं क्योंकि इनकी यूसेज नहीं रहते, एंड नो नीड टू पुट इट इनटू द हॉट टियर या कूल टियर, उसमें हम इसको रखने की ओके, रिक्वायरमेंट नहीं। इज दैट क्लियर? यस। ठीक है, ये हो गया एक्सेस टियर का कॉन्सेप्ट। यहीं पे थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं लाइफ साइकिल मैनेजमेंट का, बिकॉज इट्स ओके, कोरिलेटेड टू द एक्सेस टियर। तो लाइफ साइकिल मैनेजमेंट के केस में जैसे आपने कोई डेटा अभी अपलोड किया विच इज इन फॉर्मेट ऑफ हॉट टियर और कूल टियर, और अपने डेटा को आपने प्लान किया है कि नहीं इतने दिन बाद हम अपने इस डेटा को ट्रांसफर कर देंगे किसी दूसरे फॉर्मेट में। हम्म, दिस इज अवर ब्लॉब, जो ब्लॉब हमने तैयार किया है, ब्लॉब अवेलेबल इन द फॉर्मेट ऑफ मे बी हॉट टियर। ओके, जो इसका एक्सेस टियर है हॉट टियर है, बट क्लाइंट ने बोला कि स्टार्टिंग के 3 महीने तक इसका यूसेज रहेगा, डाउनलोडिंग होगी, मल्टीपल यूजर्स जो है इसको डाउनलोड करेंगे, बट आफ्टर 3 मंथ मे बी कि इसका कोई यूसेज ना हो। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, आफ्टर 90 डेज इसको, जिस दिन से डाउनलोड अपलोड किया, आफ्टर 90 डेज इसको आप पहले पूल में ले जाएंगे, और फिर अगर हम्म, यूसेज नहीं हुआ तो इसको हम आर्काइव में रखेंगे। इज दैट करेक्ट? करेक्ट। तो नंबर ऑफ डेटा इतने हैं, नंबर ऑफ ब्लॉक्स इतने हैं कि याद नहीं रहता कि कौन सा डेटा कहाँ पे रखना है। तो इस केस में लाइफ साइकिल मैनेजमेंट कैन हेल्प अस। ठीक है, हम्म, इस केस में लाइफ साइकिल मैनेजमेंट हमारी हेल्प करेगा टू मैनेज द सर्विसेज, ऑटोमेटिक सर्विसेज। व्हाट यू नीड टू डू, पोर्टल पे आते हैं फटाफट से हम यहाँ पे। ओपन आवर स्टोरेज अकाउंट, दिस इज आवर स्टोरेज अकाउंट, क्लास स्टोरेज, और यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। दिस इज लाइफ साइकिल मैनेजमेंट स्टोरेज के अंदर, एंड इट गिव अस ऑप्शन टू क्लिक ऑन ऐड रूल। आप अपने अकॉर्डिंग से रूल को डिसाइड कर सकते हैं, अप्लाई रूल टू ऑल ब्लॉक्स इन योर स्टोरेज अकाउंट, या फिर आप फिल्टर करना चाहते हैं हम्म, जितने भी ब्लॉक्स हैं सभी के लिए अप्लीकेबल करना है या फिर कुछ लिमिटेड के लिए, तो यू कैन डिसाइड। आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद ऑल। टाइप द नेम ऑफ रूल, टेस्ट रूल के नाम से दे दिया, ब्लॉक टाइप एंड ब्लॉक सब टाइप। अगर आपने स्नैपशॉट कॉन्फ़िगर किया है तो सब टाइप कहलाएगा, अगर आपके पास स्नैपशॉट नहीं है तो आप डायरेक्टली ब्लॉक टाइप पे जाएंगे। नेक्स्ट, व्हाट यू वांट टू डू, यहाँ पे है लास्ट मॉडिफाइड या क्रिएटेड, तो लास्ट मॉडिफाइड पे क्लिक करेंगे, वैल्यू टाइप करेंगे 30 डेज, देन आपका डेटा आफ्टर 30 डेज क्या हो, डिलीट हो जाए, हम्म, कूल में चला जाए, आर्काइव में चला जाए, या ब्लॉक ही ओके, डिलीट हो जाए। ये तीनों ऑप्शन अवेलेबल है। क्लियर? क्योंकि क्लियर। हमारा जो डेटा है ना वो हमारा हॉट टीयर में अवेलेबल है, अभी जो डेटा की कंडीशन है ना वो हॉट टीयर है। तो हॉट ईयर से किस में जाएगा, या तो पूल में जाएगा या तो आर्काइव में जाएगा। इन दोनों में नहीं रखना है तो आप डिलीट पे जा सकते हैं। ओके, आई वांटेड टू डिलीट इट, आई वांटेड टू मूव इनटू आर्काइव या पूल। तो हॉट से डायरेक्टली हमने आर्काइव में ट्रांसफर कर दिया, और आर्काइव में ट्रांसफर करने के बाद इसको हमने कर दिया ऐड। अब जितने दिन का भी टाइम हमने स्टैब्लिश कर रखा है इस रूल के अंदर, उतने दिन बाद 30 डेज बाद
आप देखेंगे तो हमारा जो यूजर जो डेटा इसमें अवेलेबल है अपने कंटेनर्स के अंदर, ब्लॉक के अंदर, उन सभी डेटा का जो एक्सेस लेयर है वो चेंज ओके। ऑटोमेटिक कन्वर्ट टू द आर्काइव लेयर. दिस इज द एक्चुअल. ओके। क्लियर? यस। ये हो गया अपने पास लाइफ साइकिल मैनेजमेंट स्टोरेज का और अब अबाउट इस पे मेरे कॉन्सेप्ट को ऑफ. जैसे वर्जनिंग इनेबल करनी है। हम्म. हाँ, मतलब कि जैसे ई ईएमआर होता है या कुछ भी, अगर मेरे को जब परफॉर्म करना होता है ईएमआर का टास्क, तो हम लोग वहां पर वर्जन इनेबल करते हैं कि व्हेनेवर न्यू फाइल जनरेट होगा, जैसे ही वो न्यू फाइल जनरेट होगा, ड्यूरिंग दैट टाइम मेरा लैम्डा फंक्शन विल ट्रिगर कि नया वर्जन आ गया है। करेक्ट. यू गॉट माय पॉइंट ना? तो यहाँ पर भी वर्जनिंग होता है, इनेबल होता है क्या? एग्जैक्टली, यस. इन द पैनल ऑफ डेटा प्रोटेक्शन आप हम्म, देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है, इनेबल वर्जनिंग फॉर ब्लॉब्स, इनेबल ब्लॉब चेंज फीड. आप इसको चेक मार्क कर ओके। देंगे, आपका जो ब्लॉब होगा उसकी वर्जनिंग एक्टिवेट हो जाएगी. ओके। ठीक है, तो जो भी चेंजेस करोगे आप उसकी एक अदर कॉपी क्रिएट करता जाएगा, मतलब हम्म। फाइल एक ही रहेगी, उसके वर्जन अलग अलग डिवाइड करता चला जाएगा. करेक्ट। चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, चाहे आपका पर्सनल डेटा हो, या फिर आपने कोई टीएक्सटी फाइल रखा रखी हो. इट इज अप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ चेंजेस. जितने भी चेंजेस आपके होंगे, जितने भी लेटेस्ट वर्जन या ओल्ड वर्जन की चीजें होंगी, उनको सेग्रीगेट करके रखेगा एक ही फाइल में, और हर एक डेटा का यूआरएल अलग बनाएगा. हम्म। ओके। मतलब डेटा प्रोडक्शन से वी हैव टू इनेबल। ओके, गॉट इट। राइट. ये हो गया अपने पास अभी ब्लॉब की सर्विसेज. ब्लॉब के केस में हमने डिस्कस किया अबाउट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट और जो नॉर्मल ऑप्शंस रहते हैं. यहाँ तक ओके। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट अभी? नहीं, आई एम गुड फॉर दैट। ठीक है. सो अगला जो पॉइंट है विच इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस, वी शुड नो अबाउट द यूसेज ऑफ आवर स्टोरेज अकाउंट. यहाँ तक तो क्लियर है. हम्म। नाउ कॉन्फ़िगर एंड मैनेज स्टोरेज सर्विसेज. ओके। स्टोरेज अकाउंट बेसिकली, तो स्टोरेज अकाउंट को कॉन्फ़िगर करने के दो मेथड हैं. एक आपका, you know very well about, this is our Azure portal. और इस Azure portal पे अगर हमने कोई स्टोरेज अकाउंट क्रिएट कर रखा है, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, and we have option to access the storage using portal. पोर्टल की हेल्प से इसको मैनेज करेंगे. एंड दूसरा अपने पास ऑप्शन है यूजिंग टूल. जैसे S3 बकेट को दो हम्म। मेथड से हम एक्सेस कर सकते हैं ना. एक करेक्ट। टूल एस थ्री ब्राउजर से और इससे पोर्टल से। टीएनटी टीएनटी ड्राइव, हाँ। नहीं नहीं टीएनटी करेक्ट। ड्राइव से
बकेट में आप अपलोड कर सकते हैं ना, हाँ उसको भी, ब्राउजर से हाँ रिजल्ट उसको भी डेटा मेरे पास। एक्सेस मिलेगा आपको, आप अपलोड नहीं कर पाते। करेक्ट। वैसे यहाँ पे भी हम एक टूल का इस्तेमाल करने वाले हैं। आई होप यू हर्ड अबाउट द टूल Azure स्टोरेज एक्सप्लोरर। ठीक है, यस। ठीक है। Azure Storage Explorer is a type of tool that we need to install on our base machine। इसको हम क्या करते हैं ना, अपने बेस मशीन में हम इसको इंस्टॉल करते हैं। लोकल में बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। इट्स रियली करेक्ट। डिफिकल्ट कि सबको यूजर आईडी पासवर्ड भेजेंगे। नो वन कैन डू दैट। कि अगर इनको कुछ डेटा अपलोड करना है, इन बंदों को अगर कोई डेटा अपलोड करना है, तो हम पोर्टल का एक्सेस नहीं दे सकते ना, बिकॉज पोर्टल पे करेक्ट। हमारे ऑलरेडी मल्टीपल सर्विसेज रन कर रहे हैं। So in this case, what we need to do, we just need to uh, ask to entire client who want to put our data, उनको बोलेंगे कि भाई आप अपने मशीन पे ना इस टूल को इंस्टॉल कर लो फटाफट। ठीक है, ठीक है। Azure Storage Explorer को आप अपने बेस मशीन पे इंस्टॉल कर लो। I'll create the storage account, I'll create the containers, और उस कंटेनर का एक्सेस हम आपके मशीन के साथ एसोसिएट कर लें। ओके। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट द टूल। अभी हम आ जाते हैं बेस मशीन पे। ये हमारा बेस मशीन है। आई वांटेड टू एक्सेस द स्टोरेज विद द हेल्प ऑफ एक्सप्लोरर टूल। माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे जाएंगे या गूगल पे डायरेक्टली टाइप कर देंगे डाउनलोड एज्योर स्टोरेज एक्सप्लोरर। माइक्रोसॉफ्ट साइट से ही डाउनलोड करेंगे, सबके लिए अप्लीकेबल है, मैक के लिए, लिनक्स के लिए, विंडोज के लिए तो है ही है। ठीक है, इसको हमने फटाफट डाउनलोड किया। 100 MB के आसपास का टूल है। आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, इंस्टॉल। This is the tool that we can use to connect our storage account। या यहाँ पे अपने पास जो स्टोरेज अकाउंट है, नॉट ओनली द स्टोरेज अकाउंट, वी कैन कनेक्ट आवर डेटा लेक एज वेल। ठीक है, वी कैन कनेक्ट आवर स्टोरेज अकाउंट बाय प्रोवाइडिंग फ्यू इंफॉर्मेशन। कुछ इंफॉर्मेशन के थ्रू हम अपने इस स्टोरेज अकाउंट को कनेक्ट करा सकते हैं इस मशीन के साथ। तो व्हाट आर द प्रीरिक्विजिट? आप कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, इट गिव अस ओके। ऑप्शन हाउ मेनी मेथड वी हैव टू कनेक्ट। सब्सक्रिप्शन नहीं देना है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन में आपसे यूजर आईडी पासवर्ड मांगेगा। नो नीड टू प्रोसीड विद सब्सक्रिप्शन। स्टोरेज अकाउंट सर्विसेज, ब्लॉब, ADLS,
फाइल शेयर क्यूज टेबल। अगर आपको सेपरेट देना है तो सेपरेट भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको चारों स्टोरेज चाहिए तो आप स्टोरेज अकाउंट भी देंगे। कनेक्शन स्ट्रिंग, एसएएस, शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर एंड अकाउंट नेम एंड की, ये तीनों ऑप्शन है अपने पास कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के। So I'm going to ओके provide the connection to the account name and keys. Next पे क्लिक किया। डिस्प्ले नेम कुछ भी दे सकते हैं, स्टोरेज एज्योर। अकाउंट नेम, एक्चुअल अकाउंट नेम आपको यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा, जो हमारा प्रोवाइडर देगा। मीन दिस इज अवर स्टोरेज अकाउंट नेम, यहाँ से हमने कॉपी किया। ओके बैक टू द ऑन प्रोमाइसेस, या उसको पेस्ट कर देंगे जो हमारा क्लाइंट है जिसको भी हमें शेयर करना है। एंड अकाउंट एक्सेस की, तो एक्सेस की कहाँ से मिलेगा? एक्सेस की आपको मिल जाएगा इसी स्टोरेज की प्रॉपर्टीज में। एक्सेस की का ऑप्शन रहेगा, यहाँ पे शो कीज करेंगे, कॉपी कीज करेंगे, बैक आ जाएंगे। नो नीड टू डू एनीथिंग। आई वांटेड टू कनेक्ट विद Azure, not China, not US government. Click next. ओके अब आपके पास वो चारों स्टोरेज की सर्विसेज आ गई जो आपके स्टोरेज अकाउंट में अवेलेबल थी। ब्लॉक कंटेनर, यहाँ पे ब्लॉक कंटेनर जिसे भी आपने तैयार किया था उनकी सबकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। एक ब्लॉक हमने बनाया था, कंटेनर बनाया था विद नेम ऑफ शेयर डेटा, शेयर डेटा इसमें जो भी डेटा था उस डेटा की भी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। दिस इज ऑल ओके अबाउट आवर डेटा। इवन आपके पास इतना राइट्स है कि आप यहाँ पे अपना खुद का ब्लॉग बना सकते हो। क्रिएट ब्लॉग, न्यू ओके डेटा कंटेनर। न्यू डेटा कंटेनर यहाँ पे हमने क्रिएट किया और ये तुरंत की तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाएगा हमारे स्टोरेज अकाउंट। ठीक है, न्यू डेटा गॉट कंटेनर इट यहाँ पे अवेलेबल। अब ए टू जेड एक्टिविटी इसके अंदर, फाइल अपलोड करना, फोल्डर अपलोड करना, कुछ भी टास्क आप परफॉर्म करना चाहते हैं, ये कर सकते हैं। ओके कोई से भी डेटा यहाँ पे हम रख लेते हैं। बेनिफिट्स क्या होंगे इसके? बेनिफिट ये होंगे कि आप जो कस्टमर है ना, जो अपने क्लाइंट हैं, उनको हम बिना क्रेडेंशियल शेयर किए हुए अपने स्टोरेज का एक्सेस दे सकते हैं। ओके एज़्योर पोर्टल का एक्सेस नहीं देना है उनको, सिर्फ स्टोरेज का एक्सेस देना है, तो आई थिंक ये मेथड सबसे बेस्ट रहेगा, राइट? राइट ओके एंड वन मोर थिंग जब हम बल्क में डेटा अपलोड करते हैं S3 के ऊपर तो वहाँ पर हम मल्टी पार्ट प्रोब का यूज़ करते हैं। दिस इज़ अ यूटिलिटी कि हम वहाँ से उसको चंक्स में डेटा कर लें और उसको पुश करते हैं S3 पे जब मान लो 1 TB से ऊपर का डेटा होता है तो व्हाट इज़ द फैसिलिटी इन एज्योर साइट कि मल्टी पार्ट प्रोब की तरह ऐसा कोई फैसिलिटी है कि जिससे कि ये एक तो एक्सप्लोरर हो गया लेकिन अगर मेरे पास 10 TB का डेटा है एंड आई वांट टू पुश ऑफ फ्रॉम द VM सो मैं उसको सिंक कैसे करूँगा? क्या यूटिलिटी यूज़ करते हैं आप लोग रियल टाइम में? अगला जो है टॉपिक ना, अभी हमने फाइल शेयर पे डिस्कस किया है, फाइल शेयर पे डिस्कस नहीं किया है। एक सर्विस होती है एज़्योर फाइल सिंक। एज्योर फाइल सिंक ओके फाइल उससे आप शेयर सिंक अलग है, करते हो? फाइल सिंक अलग है। फाइल सिंक हम्म इज अ टूल जिसको हम ऑन प्रोमाइसेस पे इंस्टॉल करेंगे और उसके जरिए जितना भी डेटा है, ठीक है, उसको इमीडिएटली मैप हम्म करा देंगे। ओके गॉट इट Azure file share, file sync, not share. Azure file sync can help us. Done. गॉट इट डन यहाँ तक एक बार गो थ्रू कर लो, कहीं पे कोई क्वेश्चन, कहीं पे कोई डाउट लग रहा है तो प्लीज लिख।
हाँ, इसी में यहाँ पर जब आपने डायरेक्ट यहाँ से कंटेनर क्रिएट किया था तो उसका पब्लिक एक्सेस लेबल कंटेनर था। एंड जब आपने एक्सप्लोरर से उसको क्रिएट किया न्यू डेटा कंटेनर, सो इसका पब्लिक एक्सेस लेवल प्राइवेट आया है। सो सारे व्हाट राइट्स इज नहीं द दे डिफ सकते। नहीं नहीं नहीं, सारे राइट्स नहीं दे सकते ना अपने क्लाइंट को। ओके। आप तो ऑनर हो इसके, आप पोर्टल हाँ के हाँ, ऑनर हो, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द एक्सेस लेवल। गॉट इट। आप डिसाइड मतलब करोगे एक्सेस कि इसको जब कॉपी करना है या नहीं करना है। हम्म, हम्म, कुछ चीजें हैं जो हम अपनी तरफ से करेंगे, वो हम ऑथराइज नहीं करेंगे क्लाइंट को। ओके। ठीक है, विच इज मैनेज बाय ठीक है। द पोर्टल। एंड डेटा एक्सप्लोरेशन वाला जो आप बोल रहे थे यहाँ पर कैसा है वो, उसको कैसे इनेबल करते डेटा हैं इस वाले एक्सलेशन, हाँ। नहीं नहीं, इसमें डेटा एक्सलेशन का केवल वही पार्ट है, स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम, ओके, स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम वहीं से हो जाएगा वो है ना। मैनेज। वो इमीडिएटली ओके। आपको बता देगा कि अगर आप अपने स्टोरेज को प्रीमियम में ले जाना चाहते हैं तो लेटेंसी आपकी लो हो जाएगी, डेटा ट्रांजेक्शन स्पीड बढ़ जाएगी, बट ध्यान रखना है कि पेमेंट भी आपको ज्यादा देना पड़ेगा। ओके। एंड किसी एज पे मेरे को डेटा रखना है, जैसे अभी मान लीजिए कि अभी ये एक स्टोरेज तो ग्लोबल क्रिएट हुआ है, आई वांट कि मेरा यूएस ईस्ट कोस्ट में या वहां से मेरा डेटा जल्दी सर्व होगा। तो हम्म ऐसा कुछ ऑप्शन होता है कि मैं उस लोकेशन को सेट कर दूं कि हाँ, ये वेस्ट यूरोप में जाके ये एज पे डेटा कॉपी हो जाएगा एंड वहां से फास्टली सर्व होगा। रेप्लीकेशन ना, यू आर टॉकिंग अबाउट रेप्लीकेशन। नॉट रेप्लिकेशन, द रियल डेटा एज वेल। कि ओके कि ओके, मैं टू चाहता, एनहांस जैसे द हमें, स्पीड। हाँ S3 में जब आप बकेट क्रिएट करते हो वो तो पब्लिक मतलब एक ग्लोबल सर्विस है और वो नॉर्मल होता है, लेकिन वहां पर रीजन आप चूज कर सकते हो कि ये किस रीजन में क्रिएट हो जाए, जिससे कि आपका डेटा इजीली उस रीजन वाले को जल्दी मिले, एज पे आ जाए। तो ऐसा यहाँ पर जब हम स्टोरेज क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे भी ऐसा ऑप्शन होता है क्या, कि मैं रीजन सेलेक्ट कर स्टोरेज लूँ कि ये। नहीं नहीं, नहीं। यहाँ पे अगर आपको ये फैसिलिटी लगानी है अपने स्टोरेज के लिए तो आपको हम्म। नेटवर्किंग को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। नेटवर्किंग के केस में आपको एक मिलेगा फ्रंट डोर सर्विस। ओके। ठीक है, फ्रंट डोर सर्विस क्या करता है, जो आप कह रहे हैं कि लेटेंसी कम करने के लिए कुछ पर्टिकुलर एज पे उसकी एक कॉपी बन जाए या उस पे हम्म। कैसे बन जाए, जो वहाँ के बंदे हैं, लोकल बंदे हैं, उनको इमीडिएटली नियर बाई डेटा सेंटर से उनका डेटा मिल जाए। इज दैट करेक्ट? करेक्ट। ताकि लेटेंसी उनको कम आए। तो यहाँ पे एज़्योर फ्रंट डोर आप सेटअप करेंगे अपने स्टोरेज के लिए, जिस भी लोकेशन के लिए वर्ल्ड वाइड, जितने भी रीजन्स या जोन है इनके पास, जिस भी लोकेशन के लिए आप सेटअप करेंगे, उस सेटअप को आपको एज़्योर फ्रंट डोर को बताना पड़ेगा। एज़्योर फ्रंट डोर आपका डेटा उस लोकेशन के डेटा सेंटर पे कर देगा, कॉपी इमेज बना देगा, और इमेज बनाने के बाद आप वहाँ के जो बंदे रहेंगे उनको डेटा एक्सेस करने में आसानी होगी, स्पीड उनको हाई मिलेगी। ओके। ठीक है, हाँ। ओके। नेक्स्ट। हम्म। No, till now I'm good. ठीक है, ये अपने पास अभी हमने ब्लॉब के बारे में बात किया और थोड़ा सा फाइल शेयर एज स्टोरेज एक्सप्लोरर के बारे में बात किया। Correct. अगला अपने पास Correct. पॉइंट है फाइल शेयर और फाइल सिंक। दो टॉपिक है, Mm-hmm. एंड फाइल शेयर एज वर्क जस्ट लाइक अ मैप नेटवर्क ड्राइव। जैसे आप मैप नेटवर्क ड्राइव के जरिए अपने स्पेस को मल्टीपल मशीन के साथ मैप कर देते हैं, एज इट इज फाइल स्ट्रिंग क्या करता है कि अगर आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है ऑन प्रोमाइसेस पे, फाइल शेयर आपने बना रखा है, उस फाइल शेयर को आप ज्वाइन कराना चाहते हैं एज्यूर के साथ फेल ओवर पर्पज के लिए, कि ऑन प्रोमाइसेस में कोई प्रॉब्लम आ गई तो आप उसको एज पोर्टल से एक्सेस कर पाओ, तो उस टास्क के लिए एज्यूर फाइल स्ट्रिंग सर्विस है। ठीक है, तो फाइल शेयर और Mm-hmm. फाइल सिंक हम एक साथ टास्क परफॉर्म करेंगे, Sure. क्योंकि इसके लिए हमें ऑन प्रोमाइसेस पे एक सर्वर इस्टेब्लिश करना पड़ेगा विच इज ऑलरेडी अवेलेबल। ठीक है, Mm-hmm. और मैप नेटवर्क ड्राइव को कंसिडर किया करना पड़ेगा। तो अभी कंटिन्यू करना है या फिर ब्रेक लेकर के कर सकते हैं या फिर वीक डेज में एक हाँ, क्लास लगा सकते या आप जैसा आपको लगे, वीक डेज में करना है तो हैं। वीक नहीं, डेज में आई एम। आपको ये पूरा का पूरा रिमाइंड करना है, आपको अपनी तरफ से इसको इम्प्लीमेंट करके हाँ चेक कर इतना लेना मैं है ना। हाँ इतना मैं चेक कर लेता हूँ।
एंड वीकडेज में वेनसडे या किसी भी दिन मैं आपको नहीं, पिंग कर लूंगा। वेंसडे ही अच्छा। वेंसडे ही हेलो। रखेंगे, क्योंकि वेंसडे ठीक रहेगा, बेटर रहेगा, मिड मिड में रहेगा, और फिर उसके बाद थर्सडे छोड़ के फ्राइडे पे अपना क्लास हो जाएगा। सो ओके। अब टाइमिंग मुझे बता देना पहले वेंसडे के लिए, मैं क्योंकि मैं आपको मंडे इवनिंग आपको अपडेट कर देता हूँ एक बार। मंडे मैं ऑफिस हाँ जाऊंगा ठीक and है, उसके अकॉर्डिंग आई विल पिंग यू अकॉर्डिंगली। ठीक है। तो वेंसडे हम स्टोरेज खत्म कर देंगे, स्टोरेज पार्ट कंप्लीट ओके। करने के बाद 2 घंटे में इनफ है, खत्म हो जाएगा। हम्म। एंड स्टोरेज के बाद वी विल मूव आवरसेल्फ टू कंप्यूट सर्विसेज, वर्चुअल मशीन कंप्यूट सर्विसेज, देन नेटवर्किंग, और उसके बाद फिर अपना ये। श्योर। ठीक है, ओके फाइन। ओके, थैंक यू। ये वाला आपका आउटलुक मैंने लास्ट टाइम ही बात किया था कि अगर नोट वन पेजर अगर ये मिल जाए मेरे को, इफ इट इज पॉसिबल वन तो आप नोट, मेरे को शेयर। हम मैं आज थोड़ा सा फ्री हूँ, आज मैं इसको कंपाइल करके भेजता हूँ आपको। ठीक है। ओके प्लीज। हाँ, थैंक ये यू। चलते, ओके, बाय। थैंक। ओके बाय।